इस क्लास में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल संविधान में भारतीय अनुसूचियाँ कितनी थी? मूल संविधान में जो भारतीय अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8, वर्तमान में 12 है, यानी कि 4 जोड़ा गया है। ठीक, 4 बाद में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसूची 1 में क्या, अनुसूची 2 में क्या, ऐसे करके 12 अनुसूची तक हम लोग को पढ़ना है आज। ठीक है, तो चलिए अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 में जो है वो भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। ठीक है, अनुसूची 1 भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है। राज्य क्षेत्र, ठीक, अर्थात इसमें क्या हो गया कि इसमें जो भारत के 28 राज्य है और 8 संघ शासित जो प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, उनका परिभाषित है, यानी कि उसका नाम लिखा हुआ, उसका सारा चीज़ उल्लेख इसी में है, अनुसूची 1 में। ठीक, अब देखिए, नए राज्य या संघ शासित प्रदेश का गठन किए जाने व उसका अस्तित्व समाप्त करने पर सभी परिवर्तन जो है अनुसूची 1 में ही किए जाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि नए राज्य संघ शासित प्रदेश का गठन करना व उसका अस्तित्व समाप्त करना, ये सभी प्रकार के परिवर्तन किस अनुसूची से संबंधित है? तो वो है अनुसूची 1। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगस्त 2019। ठीक है, अगस्त 2019 में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य का दर्जा समाप्त करके उसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया। आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे पास जो जम्मू कश्मीर थी उसका उसको राज्य का दर्जा पहले प्राप्त था, लेकिन अब क्या हुआ ना कि उसका राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। ठीक, वो कब हुआ था? अगस्त 2019 में। ठीक, अब देखिए, राज्य जो है, राज्य में क्या होता है? विधानसभा होता है, राज्यपाल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, राज्य सूची होता है। उस और केंद्र शासित प्रदेश में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, संसद होगा, और अपवाद में क्या होगा? दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, क्योंकि दिल्ली और पुडुचेरी में उसका मुख्यमंत्री है वहाँ पे। ठीक, इसके बारे में और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अनुसूची 2 की ओर। अनुसूची 2 में क्या बोला है? अनुसूची 2 में संवैधानिक पदाधिकारी जितने भी हैं, संवैधानिक पदाधिकारी कहने का मतलब जैसे कि जितना भी पद है, जितना भी पद संविधान के अंतर्गत आता है, उसके जो जो पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन और भत्ते का और उसका पेंशन के बारे में इसमें जिक्र है। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना आपको, उपराष्ट्रपति को जो है ना, उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं दिया जाता है, उसे राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए वेतन मिलता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता है। ठीक, याद रखना आप लोगों को पॉइंट। नेक्स्ट आता हूँ, नेक्स्ट। अब आ गया यहाँ पे अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है? संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी कि अनुसूची जो 3 है उसमें शपथ का वर्णन है, यानी कि शपथ का प्रारूप कैसा होगा, कौन सा शपथ, किस टाइप का शपथ लिया जाएगा, शपथ में क्या बोला जाएगा, वो सब सारा प्रारूप जो है अनुसूची 3 में है। इसमें एक चीज़ और याद रखना आपको कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वो है 69 में। ठीक, और गवर्नर का है 169 में। गवर्नर मतलब राज्यपाल। ठीक, 159 आपका गवर्नर है, राष्ट्रपति 60 है और उपराष्ट्रपति 69 है। ठीक, नेक्स्ट आता है। लोकसभा का स्पीकर का शपथ नहीं होता है, लोकसभा के स्पीकर का शपथ नहीं होता है, ये आपको याद रखना। अब आ जाते हैं अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में क्या बोला गया? अनुसूची 4 में बोला है कि राज्यसभा में जो निर्वाचित होगा, निर्वाचित होने वाले विभिन्न स्थानों का जो आवंटन राज्यों में किया गया है वो कहाँ कहाँ किया गया, यानी कि कहाँ कहाँ पे है, किस राज्य से कितना राज्यसभा का जो सदस्य आएगा, वो सब सारा चीज़ का वर्णन जो है अनुसूची 4 में है। ठीक, तो राज्यसभा में कुल कितने मेंबर है? 245 है। उसमें मनोनयन कितना का होता है? 12 का मनोनयन होता है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और सदस्य कितने? 243। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। ठीक है, अनुसूची 5 में क्या बोला है कि जितना भी अनुसूचित, बहुत सारा विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो उस क्षेत्र में जो प्रशासन किस टाइप का होगा, कैसा कैसा वह चलेगा, वो सब सारा चीज़ का जिक्र जो है अनुसूची 5 में है। अब अनुसूची 6। अनुसूची 5 का ही एक तरह का पार्ट है अनुसूची 6। इसमें जो है ना सिर्फ जगह का जिक्र कर दिया गया, बाकी सेम ही चीज़ है। वहाँ पे था विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र, और यहाँ पे अनुसूचित क्षेत्र के 4 अनुसूचित क्षेत्र का वर्णन किया गया, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 अनुसूचित क्षेत्र का विशेष प्रावधान किया गया, उसको जिक्र कर दिया गया बस। और 5 में जिक्र नहीं था, वहाँ सिर्फ बोला था विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रावधान, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों में किए जाने वाले प्रशासन का उल्लेख है। ठीक, तो अनुसूचित 6 में क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 का जिक्र यहाँ किया हुआ है। अब अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है? आप लोग के मन में ये सवाल आएगा, तो अनुसूचित क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं उसको अनुसूचित क्षेत्र कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो असम का जो क्षेत्र है, ठीक है, और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों का जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है जहाँ पे
मतलब उसको एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का नाम भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मेघालय में जो है, मेघालय में खासी, गारो, जयंतिया, ये वहाँ के हिल्स भी है और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, ठीक। मिजोरम में क्या है, चकमा, मारालई, चकमा, मारालई, ये 3 है वहाँ पे। त्रिपुरा में क्या है, तो त्रिपुरा ट्रिब्यूनल एरियाज एक ही है। असम में क्या है, तो है डोमा, कार्बी और बोडोलैंड। डोमा, कार्बो, डीमा, कार्बो और बोडोलैंड, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं 7 अनुच्छेद, अनुसूचित 7। अनुसूचित 7 में क्या बोला है, अनुसूचित 7 में जो है ना, राज्य और संघ के बीच जो कार्यों का बंटवारा हुआ है, यानी कि देखिए राज्य कौन सा कार्य करेगा, फिर संघ कौन सा कार्य करेगा, इसका जो कुछ तो बंटवारा होना चाहिए कि राज्य अपना काम ये करेगा, ये सब काम राज्य को दिया था, ये सब काम संघ को दिया था, ये सब काम दोनों मिला के दिया था, तो उस सब के लिए सूची बनाया गया। तो जिसमें सिर्फ संघ कार्य करेगा उसका संघ सूची, जिसमें राज्य कार्य करेगा उसमें राज्य सूची, और जिसमें दोनों मिलकर काम करेगा उसको समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पहले जो है संघ सूची 100 था, राज्य सूची 61 था और समवर्ती सूची 52 था, ठीक। लेकिन अब जो है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पहले जो है वो 97 था संघ सूची, 66 था राज्य सूची और 47 था समवर्ती सूची। लेकिन अब जो है 100 हो गया संघ सूची और राज्य सूची 61 और 52 समवर्ती सूची हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या है, तो विभिन्न भाषाओं की मान्यता का उल्लेख है, ठीक है। मूल संविधान में कितने भाषा का उल्लेख था, 14, और वर्तमान में भी कितना है, 22। टोटल 22 जो है वर्तमान में विभिन्न भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। किसके किसके तहत, तो संविधान के तहत, ठीक है। देखिए जो 21वां संशोधन हुआ था उसमें कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन बहुत फेमस, बहुत बड़ा चुका है, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ और सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। और 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषा जोड़ा गया था। इसको याद रखने का तरीका भी है, देखिए 21 है, 71 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 92 आ जाएगा, ठीक है। तो 21, 71, 92, ये तीनों में से कोई 2 याद रखना, उसके बाद आपको एक याद आ जाएगा, ठीक है, कितना संशोधन था। उसके बाद देखिए पहला सिंधी, सिंधी याद रहेगा आपको, पहला सिंधी है। दूसरा न, म, क, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक। और 92 में क्या आ जाएगा, बोडमास, बोडमास, बोडमास में क्या होगा, बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली, ठीक है। या तो समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के ना बोडमास है, नमक है, ये दोनों याद हो जाएगा आपका, ठीक है थोड़ा सा। अब आते हैं नेक्स्ट, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में क्या बोला गया, इसमें उन विधियों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायपालिका में चुनौती से क्या मतलब है कि कोई चीज़ जो संविधान के बाहर जाकर कोई काम किया जा रहा है तो उसको न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। वो हो गया संविधान में चुनौती देना। लेकिन यदि इसमें कोई ऐसा भी विधि है जिसको आप न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो जाएगा, वो चीज़ को आप लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उसमें कोर्ट में जाके आप अपील नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा चीज़ अनुसूची 9 में आता है, ठीक। तो अनुसूची 9 में और एक चीज़ है, अब इसमें कुछ नोट देके आप लोग समझिएगा। इसे फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अनुसूची 9 को जोड़ा गया, पहले 8 अनुसूची था, इसको 9वां अनुसूची जोड़ा गया, 10, 11, 12 यानी कि 4 अनुसूची जोड़ा गया। तो 9वां कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था उसके तहत इसको जोड़ा गया था, ठीक। और एक चीज़ याद रखना है इसमें नोट करके कि ये जो है ना पहला ऐसा संशोधन है और अंतिम भी है जो अंतरिम संसद द्वारा किया गया था संशोधन, ठीक है। पहला और अंतिम है जो अंतरिम संसद द्वारा संशोधन किया गया था, ठीक। अब देखिए कृषा जो है, कृषा किसको बोलते हैं, कृषा काश्तकार किसको बोलते हैं, कृषा बोलते हैं ऐसे लोग जो खेती का काम तो करते थे परंतु खेती के मालिक नहीं होते थे, खेती का काम करते थे परंतु खेती का मालिक नहीं होते थे, ठीक। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए भूमि सुधार कानून जो है किससे संबंधित है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, भूमि सुधार कानून जो है किस अनुसूची से संबंधित है, तो वो आपका 9वीं अनुसूची से संबंधित है भूमि सुधार कानून, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट है कुछ केसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो नहीं पढ़ाता। देखिए कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, ये किस मतलब डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो केस का संबंध है किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार कानून से है, ठीक है। डायरेक्ट इसे आप लोग मार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट आते हैं पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था, तो पहला संशोधन में 31 ए अनुसूचित जोड़ा गया था और 31 बी जोड़ा गया था। 31 बी जो आर्टिकल वो कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है उसके बारे में उल्लेख करता है, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं एक और केस के बारे में पढ़ेंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो इसमें क्या हुआ था, ये भी भूमि सुधार कानून से ही संबंधित है। इसमें केशवानंद भारती हार गए थे। इसमें कुल जो न्यायाधीश था यानी कि संविधान पीठ जो बना था उसमें 13 न्यायाधीश था टोटल, सबसे ज़्यादा है अब तक का, सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब नेक्स्ट इसका जो फैसला आया था इसमें क्या हुआ था,
इसमें बोला था कि जो अनुसूची 9वीं अनुसूची है वो संवैधानिक है, ठीक है, लेकिन कब तक, जब तक कि आधारभूत संरचना जो है संविधान का उसका उल्लंघन ना हो जाए। तो आधारभूत संरचना का क्या मतलब है? तो आधारभूत संरचना में बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आधारभूत संरचना क्या क्या है? एक तो विधि का शासन आधारभूत संरचना में आएगा, संघात्मक शासन व्यवस्था आधारभूत में आएगा, संघीय शासन व्यवस्था आएगा, शक्तियों का पृथक्करण आएगा, पंथ निरपेक्ष आएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आएगा, वयस्क मताधिकार आएगा, संविधान की सर्वोच्चता आएगा, गणराज्य आएगा और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आएगा। ये 10 कुल है जो आधारभूत संरचना में शामिल है। इसके अकॉर्डिंग यदि कुछ भी होता है तो उसे आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, बाकी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, बाकी में आप नहीं दे सकते न्यायालय में चुनौती। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक और है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसका भी जो है आरक्षण का जो मैक्सिमम लिमिट होगा वो 50% होगा, ठीक है। इसमें ये दिया गया था आपका फैसला, आरक्षण का जो लिमिट होगा वो 50% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है अनुसूचित 10। अनुसूचित 10 में क्या, यह दल बदल से संबंधित है। अनुसूचित 10 का संबंध दल बदल से है। इसे 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1995 में जोड़ा गया था। इस टाइम में जो पीएम थे वो राजीव गांधी थे। 52वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया था उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। दल बदल का जो कानून है 1/3 से कम सदस्य पर लागू होगा, केवल 1/3 पर, लेकिन 1/3 से ज़्यादा होगा उस पर लागू नहीं होगा। इसका कहने का मतलब क्या, समझिए। जो 3, यदि किसी दल में 3 सदस्य है तो उसमें से यदि एक सदस्य यदि जाता है तो उस पर दल बदल का कानून लागू हो जाएगा, लेकिन एक से यदि ज़्यादा गया, यानी कि 2 गया या फिर 3 में चला गया तो फिर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 91 जो संशोधन था, ये तो 52वां संशोधन था, उसमें क्या था 1/3 था, लेकिन जो 91st जो संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था ना कि 1/3 जो था उसके स्थान पर 2/3 कर दिया गया, ठीक है। पहले 1/3 होता था लेकिन अब 2/3 कर दिया गया और ये अभी भी नियम लागू है 2/3 वाला, ठीक है। अब आते आगे। 1950 में मूल में था, ठीक है, मूल में वैसा कुछ नहीं था, लेकिन 1985 में क्या हुआ 1/3 किया गया और 2003 में क्या हुआ 2/3 कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ नोट देख लेता हूँ क्या क्या बोला है कि 52वां संविधान संशोधन में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख किया गया। पहली बार जो है 52वां संविधान संशोधन में राजनीतिक दल का उल्लेख किया गया, इससे पहले संविधान में नहीं था इसका उल्लेख डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद है मूल संविधान में किसी भी अनुच्छेद में राजनीतिक दल का शब्द का उल्लेख नहीं था, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट है दल बदल के संदर्भ में किसी भी कितनी अवधि में निर्णय लेना है और ये संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका जो निर्णय कितना अवधि में लेगा इसका कुछ भी संविधान के बारे में संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि मतलब 10 दिन में ले, 1 महीना में ले, 2 महीना में ले, सब कुछ का बारे में नहीं है, लेकिन इसका निर्णय कौन लेगा फिर, तो इसका निर्णय लेगा संबंधित सदन का अध्यक्ष, ठीक है, संबंधित सदन का अध्यक्ष लेगा, ठीक है। हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2020 में अभी हाल में 2 साल पहले क्या हुआ ना कि इसमें एक 3 महीना का जो अवधि है निर्धारित किया गया। वो कौन सा केस था, तो वो था केशव मेध चंद्र वर्सेस स्पीकर मणिपुर, ठीक है। इसमें जो है ना दल बदल का जो अवधि है वो 3 मंथ दिया गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। दल विरोधी गतिविधि में शामिल होने पर भी दल बदल का कानून लागू हो जाएगा, यानी कि आप दल के विपरीत जाकर कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपका दल बदल का कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट है संघ सरकार जो है और राज्य सरकार जो है, इन दोनों पर दल बदल का कानून लगता है। बाकी जिला के स्तर पर यानी कि गांव शहर में जो पंचायती और नगर पालिका होता है इसमें दल बदल का कानून नहीं लगता है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है, जिला में नहीं लगता है, बाकी ये दोनों में लगेगा, ठीक। अब देखिए इस्तीफा देने पर दल बदल का कानून नहीं लगेगा, ये भी याद रखना आपको कि इस्तीफा दे के कोई दूसरे पार्टी में चला गया तो उसमें दल बदल का कानून लागू नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट बोला गया एक और केस देख लेता हूँ, कियोतो कोलोहन वर्सेस चिलू, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला था कि जो दल बदल के संदर्भ में किसी भी में जो सभी शक्तियाँ हैं वो किस में निहित होगा, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष में निहित होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 11 में क्या था, तो अनुसूची में है 11 में आपका पंचायती राज है। इसको कब जोड़ा गया था, तो इसको जोड़ा गया था आपका 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था, वो था 73rd संविधान संशोधन था, 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। पीएम कौन थे उस टाइम, नरसिम्हा राव थे। कुल कितने विषय जोड़े गए थे इसमें, तो 29 थे। और इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ तक है, आर्टिकल 243 तक। शुरुआत देखते देखिए 243 टू 243 ओ, ठीक है, 243 से 243 ओ, ठीक। ये तो यहाँ तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची 12, ये है आपका नगर पालिका से संबंधित, ठीक। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया था किसके तहत, तो अनुसूची 12 के तहत, ठीक। अब इसको संशोधन कौन सा था, तो 74 था। 73rd में हम लोग क्या पढ़े अभी कि पंचायती राज, 74 में क्या है
तो नगर पालिका, ये भी 1993 में हुआ था। इसमें जो टोटल कार्य है या फिर कुल टोटल जो विषय इसमें 18 है, उसमें 29 है, इसमें 18 है। पीएम इस टाइम भी नरसिम्हा राव ही थे। ठीक है, आर्टिकल कहाँ से है तो 243 ओ से 243 ZG तक है। ठीक है, आज यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।